हेलो एवरीवन। आज है 8 दिसंबर और हम द हिंदू के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि पीसीएस की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको देख रहे हैं। दोस्तों 3 दिन तक मैं वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि मेरे रूम का जो वाईफाई है वो काफ़ी वीक हो गया था और उसका एडाप्टर ख़राब हो गया था, तो उसे सही करवाना पड़ा। अब जाके वो सही हुआ है, तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। बीच में ब्रेक हुआ उसके लिए सॉरी। तो बढ़ते हैं हम आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसकी तरफ। तो आज हमारा है 8 दिसंबर, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा कि पटना गोवा में एक नाइट क्लब में कल आग लग गई जिसकी वजह से 25 लोग उसमें मर गए, ठीक है। अब हमारे ये पीसीएस की दृष्टि से कैसे इम्पोर्टेंट है, इसमें हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रशासनिक जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे कहत जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कवर इसमें हो कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि इसमें घटना क्या हुई थी कि गोवा के एक आरपोरा नाइट क्लब है, काफ़ी उसमें रात में आग लग गई जिसमें 25 लोग मारे गए हैं, ठीक है। इसमें 5 पर्यटक और 20 स्टाफ शामिल थे। आग का कारण बताया जा रहा है कि फायर शो में इलेक्ट्रिक पटाखों का अनधिकृत उपयोग हुआ है, ठीक है। अब क्लब जो है बिना परमिट, बिना लाइसेंस, बिना परमिट और बिना इमरजेंसी एग्जिट के चल रहा था, उसको परमिट नहीं मिली थी। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें प्रशासनिक लापरवाही को बताया जा रहा है, ठीक है। अब पीसीएस में एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि इसके विश्लेषण से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। अब बिना लाइसेंस क्लब का संचालन हो रहा था, तो जो क्लब है उसको संचालन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं थी। जिला प्रशासन और पुलिस की निगरानी में कमी इसमें दिखाई देती है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और फायर सेफ्टी रूल्स का इसमें उल्लंघन हुआ है, ठीक है। किसका किसका उल्लंघन हुआ है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और फायर सेफ्टी रूल्स का इसमें उल्लंघन हुआ है, ठीक है। बिना इमरजेंसी एग्जिट के भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कार्यक्रम चलाना गंभीर लापरवाही है, ठीक है। और उसमें और क्या हुआ, रेगुलर जो फायर इंस्पेक्शन हुआ है वो नहीं हुआ था। आग से बचाव के उपकरण भी नहीं हुए थे, ठीक है। अब कानूनी जांच के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें क्लब के मालिक, मैनेजर्स, इवेंट आयोजक ये लोग शामिल हैं, ठीक है। अब इन सब पर क्या आरोप लगाया है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर आईपीसी 304, लापरवाही से मृत्यु आईपीसी 304 फायर सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन, 3 सरकारी अधिकारी इसमें निलंबित हुए हैं, ठीक है। अब इसमें सरकार की भूमिका क्या हो रही है? मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि एक विशेष कमेटी गठित की जाए जो कि साउथ गोवा कलेक्टर, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डायरेक्टर, फॉरेंसिक लैब डायरेक्टर से मिलकर बनी होगी और इनको 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी, ठीक है। अब यही पीसीएस की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस फेलर, पब्लिक सेफ्टी एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, एथनिक एंड अकाउंटेबिलिटी से ये जुड़ी हुई हो सकती है, ठीक है। अब इसको अगर संक्षिप्त में देखा जाए तो गोवा नाइट क्लब जो आग है मामला एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे प्रशासनिक लापरवाही, अवैध संचालन और आपातकालीन तैयारी की कमी सामूहिक त्रासदी का कारण बनती है। यह घटना अर्बन गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी नॉर्म्स और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की गंभीर कमियों को उजागर करती है। ऐसी घटनाओं से सीख लेते हुए सरकारों को नियमित निरीक्षण, लाइसेंसिंग प्रणाली में पारदर्शिता, आपातकालीन निकास व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ाई से लागू करनी चाहिए, ठीक है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यूएस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी चेंजेस कंसिस्टेंट विद आवर विजन, रसिया, ठीक है। इस समाचार में रूस यह कह रहा है कि अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में हुए बदलाव रूस की सोच के काफ़ी करीब है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका ने अपनी नई रणनीति में यूरोपीय देशों की आलोचना की है कि वे ज़्यादा नियमबद्ध
आत्मविश्वासहीन और इमिग्रेशन की वजह से सिविलाइजेशन इरेजर झेल रहे हैं। अमेरिका ने यह कहा है कि वह हर जगह अपने संसाधन खर्च करके दुनिया की हर उदयशील शक्ति को रोकने वाली पुरानी नीति को छोड़ रहा है। रूस को लग रहा है कि यह एक बड़ा बदलाव है और यह रूस के हितों व दृष्टिकोण से मेल खाता है। पेस्को ने और क्या कहा उस पर इसमें चर्चा की गई है कि वर्तमान अमेरिकी प्रशासन की नीतियां पहले वाली सरकारों से बिल्कुल अलग हैं और यह अमेरिका को मौका देती है कि वह अपनी सुरक्षा रणनीति को रूस के दृष्टिकोण के बिल्कुल अनुकूल दिशा में ढाले। ठीक है, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है ये न्यूज़, तो इसके बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति हर राष्ट्रपति बदलते ही अपडेट होती है। ठीक है, पहले अमेरिका की नीति वैश्विक नेतृत्व, लोकतंत्र फैलाना, रूस व चीन को काबू रखना था। अब नई नीति में हर जगह दखल नहीं देंगे, अनावश्यक युद्धबाजी कम करेंगे, ऐसी है। ठीक है, रूस को ये पसंद है क्योंकि कम अमेरिकी हस्तक्षेप होगी तो रूस के लिए यूरोप, मध्य एशिया, वेस्ट एशिया में अधिक स्पेस मिलेगा। नाटो जो है, जिसकी रूस हमेशा आलोचना करता है, अब अमेरिकी प्राथमिकता में नीचे जाता दिख रहा है। ठीक है, अब पीसीएस एग्जाम की वजह से ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, ये जो न्यूज़ है वो जीएस पेपर 2 जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन और एसए में ये सीधे काम आएगा, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव, जिसमें दिखेगा कि अमेरिका का कम दखल मॉडल। ठीक है, अमेरिका रूस संबंधों में नरमी के संकेत, यूरोपीय देशों की आलोचना और भू राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इंडिगो डिसरप्शन ईजिंग 610 करोड़ रुपीज रिफंडेड एज गवर्नमेंट टाइटन्स ओवरसाइट। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस में पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय स्तर पर भारी व्यवधान चल रहा है। जैसा आप लोग डेली न्यूज में देख रहे होंगे कि कितने लोगों की एकदम इमरजेंसी में फ़्लाइट थी, उनको भी मतलब फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से वो अपने घर नहीं पहुंच पाए थे। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिली थी, तो उसी से रिलेटेड फिर से न्यूज है। और इस वजह से 2000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई, हज़ारों यात्री एयरपोर्ट पे फंस गए, 3000 से अधिक डिले बैगेज की शिकायतें आईं। अब स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। ठीक है, इंडिगो ने यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड किया है। काम क्यों रुका है, हालांकि अखबार में सटीक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन पूरी रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यह व्यवधान ऑपरेशन फेल्योर यानी कि पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं था, अचानक शेड्यूल कोलैप्स या ग्राउंड हैंडलिंग में संकट के कारण व तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं के कारण उत्पन्न हुई है। ठीक है, अब सरकार की प्रतिक्रिया क्या है कि डीजीसीए यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इस पर कड़ी कार्रवाई की है। उसने सो कॉज नोटिस भेजा है, जिसमें डीजीसीए ने इंडिगो से सवाल पूछा है कि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की हुई, उन्हें 24 घंटे में जवाब देने को कहा है इंडिगो से। ठीक है, कड़ी निगरानी की गई है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइन के संचालन पर अतिरिक्त निगरानी लगाई कि फ्लाइट शेड्यूल समय पर चले, यात्रियों को परेशानी कम हो, बैगेज मिसमैनेजमेंट न हो। अब डेडलाइन में बदलाव किया जाएगा। इंडिगो ने पहले कहा था कि 10-15 दिसंबर तक सुधार होगा। अब कंपनी दावा कर रही है कि 10 दिसंबर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। अब इसमें वर्तमान स्थिति को बताया गया है कि 1650 उड़ानें चलाई गई, जिनमें से इंडिगो ने रविवार को 2300 से ज़्यादा 23 में से 1650 डोमेस्टिक और प्लस इंटरनेशनल उड़ानें संचालित की। ठीक है, कई बड़े शहरों में अभी भी रद्द उड़ानें चल रही है, जैसे हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अमृतसर। ठीक है, अब प्रशासनिक महत्व के लिए पीसीएस के लिए महत्व जो जरूरी बिंदु है इसमें क्या हो जाती है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी फेलर की, इसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एविएशन सेक्टर गवर्नेंस की डीजीसीए की इसमें भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे कि यात्रियों को समय पर रिफंड देना, उपभोक्ता संरक्षण का पालन करना आदि, और क्राइसिस मैनेजमेंट यानी कि यह घटना बताती है कि कंपनियों को बेहतर क्राइसिस एंड कंटिजेंसी प्लानिंग की आवश्यकता है। सरकार को एविएशन सेक्टर में स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे वाली न्यूज़ की तरफ। ओवरहॉल ऑफ आउटर रिंग रोड टू कम विद टफ न्यू क्वालिटी कंट्रोल। ये न्यूज़ हमारी है बेंगलोर की। ठीक है, ये बेंगलोर अथॉरिटी की है, जिसमें यह खबर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग और गवर्नेंस रिफॉर्म से जुड़ी है। ठीक है, किससे किससे जुड़ी है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल मैनेजमेंट,
अर्बन प्लानिंग और गवर्नेंस रिफॉर्म। ठीक है, इनसे हमारी ये न्यूज़ जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं न्यूज़ में क्या कहा गया है। आउटर रिंग रोड का पूरा ओवरहॉल यानी कि बड़ा सुधार अब कड़े नए क्वालिटी कंट्रोल के साथ किया जाएगा। खबर में कहा गया है कि बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड की हालत बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से लगातार गड्ढे बन रहे थे। ठेकेदार घटिया सामग्री इस्तेमाल कर रहे थे। मरम्मत के नाम पर 2-4 महीनों में सड़क फिर टूट जाती है। ठीक है, इस बार जीबीए यानी कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने बड़ा सुधार का प्लान किया है। इस प्रोजेक्ट को बी स्माइल नाम के एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पज व्हीकल की मदद से किया जाएगा। ठीक है, अब बड़ा बदलाव, ठेकेदारों को 10 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी जाएगी। पहले क्या होता था, ठेकेदार सिर्फ 2 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लेता था। अब जितने वाला ठेकेदार पूरे 10 साल तक की सड़क क्वालिटी और मेंटेनेंस संभालेगा। इसका मतलब हुआ घटिया सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता, नहीं तो लगातार 10 साल तक उसे अपने पैसे से मरम्मत करनी पड़ेगी। यह मॉडल जो है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। सड़क में स्टोन मैट्रिक्स एसफाल्ट अनिवार्य रूप से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, एसएमए मिलाने से मजबूत वाटर रेजिस्टेंस, भारी ट्रैफिक को सहन करने वाला विश्व स्तरीय सड़क गुणवत्ता का स्टैंडर्ड। पहली बार इसे बैंगलोर ओआरआर पर अनिवार्य किया गया है। किसको? एसएमए को। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टोन मैट्रिक्स एसफाल्ट। ठीक है, इस सुधार का उद्देश्य सड़क की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना, पैथहोल्स को कम करना, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस सुनिश्चित करना, सार्वजनिक पैसे की बचत करना और विश्व स्तरीय सड़क गुणवत्ता लाना। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पीवीटी बस फेयर सोर एज इंडिगो डिसरप्शन, लीव पीपल स्क्रैम्बलिंग फॉर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब ये जो न्यूज़ है हमारा GS2 यानी गवर्नेंस और GS3 यानी इकॉनमी और एथिक्स और एसे की दृष्टि से ये जो हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे न्यूज़ में क्या बताया गया है कि इंडिगो की उड़ानें जो बाधित होने से निजी बसों का किराया आसमान छू गया। ठीक है, क्योंकि क्राउड बढ़ी तो जितने भी प्राइवेट बस थे वो अपने क्या किए, किराया बढ़ा दिए हैं। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज है। सामान्य जो किराया होता है बसों का वो 2000 से 2500, जबकि बढ़ा हुआ जो किराया है 3000 से 8000 तक पहुंच गया है। और विशेषकर बेंगलुरु मुंबई, बेंगलुरु हैदराबाद और बेंगलुरु पुणे रोड पर किया गया किराया 200% तक बढ़ा दिया है। कई बसों का किराया फ्लाइट टिकट से भी महंगा हो गया। यात्रियों ने क्या आरोप लगाया है कि संकट में ऑपरेटर हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो बसें सामान्य दिनों में खाली रहती हैं वे अब ऊंचे किराए पर बेची जा रही हैं। अब इससे यात्रियों पर क्या असर पड़ा है? 2-4 घंटे की फ़्लाइट यात्रा अब 14 से 24 घंटे की बस यात्रा बन गई। ठीक है, महंगा टिकट खरीदने के अलावा कोई विकल्प ही उनके पास अब नहीं बचा है। ठीक है, अब परीक्षा के लिए अगर एक पंक्ति में इसको बोला जाए तो कैसे कहेंगे? इंडिगो उड़ानों की व्यापक बाधा ने यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन पर निर्भर कर दिया, जिससे निजी बस ऑपरेटरों ने किराया कई गुना बढ़ा दिया। यह बाजार नियमन, संकट प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण में गंभीर कमियों को उजागर करती है। ठीक है, स्पष्ट है? With only 26% death having certified cause, कर्नाटका keen to enhance rate। ठीक है, ये जो खबर है स्वास्थ्य प्रशासन, डेटा प्रबंधन, मृत्यु पंजीकरण, नीति सुधार, ई गवर्नेंस और स्वास्थ्य संकेतकों से जुड़ी हुई है। ठीक है, PCS यूपी PCS में अक्सर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि मृत्यु डेटा का क्या महत्व है, स्वास्थ्य नीति बनाने में सही डेटा क्यों जरूरी है, सरकार मृत्यु पंजीकरण की दर कैसे बढ़ा सकती है, या फिर ई गवर्नेंस का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य में कैसे किया जा सकता है। इसलिए यह खबर GS पेपर 2 यानी गवर्नेंस हेल्थ, GS पेपर 3 यानी कि सोशल इशू, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऐसे सब में उपयोगी है। ठीक है, अब समस्या क्या है कि कर्नाटक राज्य में केवल 26.73% मौतों का ही सर्टिफाइड कॉज ऑफ डेथ दर्ज है। यानी कि 100 मौतों में से केवल 26 मौतों का ही कारण सही पता है, बाकी 74 मौतें बिना कारण की एंट्री के दर्ज हो जाती हैं। ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकार को यह पता नहीं चलता कि लोग किस बीमारी से मर रहे हैं। स्वास्थ्य नीति, बजट व योजना सही तरीके से नहीं बन पाती। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ सिस्टम को मजबूत किया जाए। यह सिस्टम जो है सुनिश्चित करता है कि डॉक्टर मौत का असली कारण लिखे, जैसे कि हार्ट अटैक, कैंसर, टीबी, एक्सीडेंट, इन्फेक्शन आदि। अब नया कानून लागू किया जाए जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ रूल्स 2024 है, जो कि 1 जनवरी 2025 से सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को मौत का कारण लिखना अनिवार्य किया गया। अस्पताल फॉर्म 4 यानी हॉस्पिटल डेथ्स और फॉर्म 4A यानी घर या अन्य जगह मौतों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ई जानमा पोर्टल द्वारा डिजिटल प्रमाणन किया जाएगा। सभी अस्पताल ई जानमा के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र भेजेंगे। इससे डेटा जल्दी और सही तरीके से रिकॉर्ड होगी। अस्पताल और डॉक्टरों की क्या जिम्मेदारी है? अस्पतालों को हर मौत की रिपोर्ट फॉर्म A4 या फॉर्म 4A के साथ ऑनलाइन भेजनी है। जहां कोई मौत न हुई हो, नील रिपोर्ट भेजना अनिवार्य होगा। और डॉक्टरों को जिसने मरीज का इलाज किया वही डॉक्टर मौत का कारण लिखेगा। मौत का कारण मेडिकल हिस्ट्री और जांच रिपोर्ट पर आधारित होगा। मेडिको लीगल केस यानी कि हत्या दुर्घटना में पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर कारण बताएगा। इसमें स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका होगी? फॉर्म 2 में दर्ज हर मौत के साथ कॉज ऑफ डेथ सर्टिफाइड होना चाहिए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 21 दिनों के भीतर मौत का पंजीकरण अस्पतालों को समय पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। यह सब क्यों जरूरी है? सही स्वास्थ्य नीति बनाने के लिए, SDG गोल्स को पूरा करने के लिए। SDG गोल में मतलब मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, गैर संचारी रोग, इन सब पर नीति तभी बनेगी जब डेटा सही होगा। और पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए। ठीक है, चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा यह है, इंडिया नीड्स ए गवर्नमेंट दैट इज ओपन टू क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है हमारे इंडियन पॉलिटी के लिए, डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में प्रेसिडेंट रोल इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक लाइफ के लिए। ठीक है, अब ये खबर का हम अगर सरल विश्लेषण करें तो यह खबर लेखक और पूर्व राजनयिक गोपाल कृष्ण गांधी, कौन है? गोपाल कृष्ण गांधी के एक भाषण के बारे में जो उन्होंने बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में दिया। वह मूल रूप से लोकतांत्रिक राजनीति, चुनाव और नेतृत्व की नैतिकता पर अपनी बात रखते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गांधी कहते हैं कि भारत को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो आलोचना के लिए खुली हो। मतलब एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार को आलोचना सुननी चाहिए, विरोधी विचारों को जगह मिलनी चाहिए, सत्ता को नागरिकों और बुद्धिजीवियों की राय का स्वागत करना चाहिए। यह डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का मूल सिद्धांत है। चुनाव और राजनीति में पैसा व शक्ति की दखलंदाजी। उन्होंने राजगोपालाचारी और अन्य नेताओं के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज के चुनाव मनी पावर, मसल पावर और पोलराइजेशन से प्रभावित हो रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा हैं। गांधी जी कई ऐतिहासिक नेताओं का उल्लेख करते हैं, यानी गोपाल कृष्ण गांधी कई ऐसे नेताओं का उल्लेख करते हैं जैसे कि JP नारायण, जो कि सत्य बोलने का साहस रखते थे। उन्होंने कहा कि JP नारायण सत्ता के सामने सच बोलने वाले नेता थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और KR नारायण राष्ट्रपति का मॉडल हैं। वे दोनों राष्ट्रपति जैसे नैतिक अधिकार, लोकहित और संवैधानिक मर्यादा का प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने KR नारायण का एक कथन भी याद किया जिसमें राष्ट्रपति के पास शक्ति नहीं केवल प्रभाव होता है, और वह भी तभी जब जनमत उसके पक्ष में हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में ये गोपाल कृष्ण गांधी बताते हैं कि कलाम को जनता बहुत प्यार करती थी, वे बहुत विनम्र थे और उनकी अलग पहचान एवं सादगी प्रेरणादायक थी। ये सारे उदाहरण एथिक्स एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ का हिस्सा हैं। लेखक का लोकतंत्र पर क्या संदेश है कि लोकतंत्र तभी सफल है जब सरकार आलोचना स्वीकार कर सके, विपक्ष स्वतंत्र रूप से बोल सके, बुद्धिजीवी, पत्रकार और नागरिक बिना डर के अपनी राय दे सकें। ये बातें सीधे सीधे GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी और डेमोक्रेसी से हमारी जुड़ती हैं। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बोथ सिलिकॉन वैली एंड वाशिंगटन आर इन देयर इम्पीरियल एरा सेज हाउ। ठीक है, अब ये जो हमारा टॉपिक है, तीन मुख्य रूप से किससे जुड़ी? यूपी स्टेट PCS, UPSC प्री या फिर मेंस, दोनों में पूछे जा सकते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी व गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और एथिक्स और सोसाइटी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, अब जो केरन हाउ हैं, एक जापानी जाने माने पत्रकार हैं जो AI और टेक कंपनियों पर रिसर्च लिखती हैं अपनी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है?
दे कंपेयर टूडे टेक जायंट्स स्पेशली ओपन एआई टू मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के नाम पर दुनिया पर नियंत्रण बनाया था, वैसे ही आज एआई कंपनियां डेटा और टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत शक्तिशाली होती जा रही हैं। ठीक है, ये ऐसा कौन कह रहा है? कैरन हो। ठीक है, क्यों कहा कि अमेरिका और सिलिकॉन वैली इंपीरियल एरा में है? क्योंकि टेक कंपनियों के पास बड़ी मात्रा में लोगों का डेटा है। एआई मॉडल यानी चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी आदि दुनिया भर की सोच और जानकारी को प्रभावित कर रहे हैं। अमेरिका की राजनीति भी इन कंपनियों के साथ मिलकर वैश्विक निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं। इसको वह डिजिटल साम्राज्यवाद यानी डिजिटल इम्पेरियलिज्म कहती हैं। क्या कहती हैं? डिजिटल इम्पेरियलिज्म कहती हैं इसको वो। ठीक है, एजीआई का मुद्दा कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का मुद्दा क्या है कि केरन हॉ ने बताया, शुरुआती समय में लोग एजीआई को मजाक बनाते थे, समझते थे, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को। ओपन एआई की शुरुआत के समय जो लोग इस पर काम कर रहे थे उन्हें वैज्ञानिक समुदाय गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन आज एजीआई दुनिया का सबसे बड़ा टेक लक्ष्य बन चुका है। ठीक है, ओपन एआई के अंदर की राजनीति में उन्होंने बताया कि ओपन एआई के अंदर शुरू से पावर पॉलिटिक्स रही। एलन मस्क, सैम अल्टमैन, ग्रेन ब्रॉकमैन जैसे लोगों के बीच मतभेद हमेशा रहा। कई लोग कंपनी के अंदर भी टेक्नोलॉजी के नैतिक फीचर को लेकर चिंतित थे। डेटा साम्राज्य के बारे में एक सत्र में कहा गया कि आज शक्तिशाली एआई कंपनियां पूरी दुनिया का डेटा इकट्ठा करके फैसलों को प्रभावित करती हैं। यूएस में ह्यूमन राइट्स और फ्री स्पीच को लेकर भी गिरावट देखी जा रही है। यह सब मिलकर एक डिजिटल एम्पायर जैसा सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, अब पीसीएस के लिए क्या मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डिजिटल इम्पेरियलिज्म क्या होता है, एजीआई क्यों महत्वपूर्ण है, बिग टेक वर्सेस गवर्नमेंट, एथिक्स इशू, इन सबको मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा? पीसीएस के लिए टॉपिक कवर इसमें हो जाएगा। गोवा के बारे में जो पहले पेज पे न्यूज़ पढ़ाई वही फिर से इस पे दे दिया है न्यूज़ कि गोवा की एक नाइट क्लब में जो भीषण आग लगी उसके बाद हुई राजनीतिक प्रशासनिक जवाबदेही की लड़ाई के बारे में है। ठीक है, यह विषय प्रशासनिक विफलता, कानूनी ढांचे, स्थानीय निकायों की भूमिका, आपदा प्रबंधन और कानून के क्रियान्वयन से जुड़ा है। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसी को लेके ये न्यूज और डिटेल में बताया जा रहा है कि मतलब कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, पंचायत और सरकार के आरोप प्रत्यारोप क्या हैं, या फिर कानूनी पक्ष इसमें क्या है, इन सभी चीज़ों को लेके इस न्यूज में बताया गया है। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये लोकतंत्र गवर्नेंस की विफलता बड़े हादसों को जन्म देती हैं, ऐसा इस पर ऐसे लिखने के लिए आ सकता है। या फिर नाइट क्लब हादसे की रोशनी में भारत में आपदा प्रबंधन चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, या फिर तटीय राज्यों में CRZ नियमों के अनुपालन की समस्याओं पर चर्चा कीजिए, ऐसा न्यूज जिसमें आ सकता है। ठीक है, तो ये भी है कांग्रेस आप स्लैम गवर्नमेंट ओवर सेफ्टी लैप्सेस एट नाइट क्लब, ये भी वही नाइट क्लब के बारे में है कि उन पे ये लोग जो सुरक्षा में चूक हुई है उससे रिलेटेड ये लोग वो कर रहे हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ चढ़ते हैं। 10 मॉइस कैरिंग 2.36 करोड़ बाउंटी सरेंडर इन यूपी। ठीक है, ये जो खबर है हमारे भारत में आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद, पुनर्वास नीति और राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त रणनीति से संबंधित है। इसके लिए पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस आदि परीक्षाओं के जीएस पेपर 2 यानी गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए निबंध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब खबर क्या है? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 10 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 4 महिलाएं भी हैं। ठीक है, जिसमें 4 महिलाएं भी हैं। ये रहे 10 माओइस्ट। ठीक है, तो इसमें बताया गया इन पर कुल 2.36 करोड़ का इनाम था। कितने करोड़ का? 2.36 करोड़ का। यह आत्मसमर्पण कार्यक्रम मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में हुआ। यह घटना एमपी की रिहैबिलिटेशन सरेंडर पॉलिसी अगस्त 2023 का सकारात्मक परिणाम मानी जा रही है। सरेंडर माओवादियों से AK-47 राइफल्स और INSAS राइफलें, डिटोनेटर, वायरलेस सेट और 100 से अधिक राउंड कारतूस यहां से बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है कि सरकार मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
कोई भी व्यक्ति अब हथियार उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आत्मसमर्पण करने वालों के जीवन, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सरकार भी प्रयास करेगी। अब ये पीसीएस के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है? इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे से, ठीक है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2023 के माध्यम से जो एमपी में अगस्त 2023 में नई पुनर्वास नीति लाई गई थी वो है। ये सरेंडर उसी नीति की सफलता है, ठीक है। और इसमें माओवादियों को सुरक्षित जीवन, आर्थिक सहायता, रोजगार, प्रशिक्षण, शिक्षा, पुनर्वास पैकेज मुहैया कराया जाता है। सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य जो कि है भारत को नक्सलवाद मुक्त करना, या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंटरनल सिक्योरिटी का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यूएस ऑफिशियल्स बिगिन 5-day इंडिया विजिट टू एडवांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर एलिसन हुकर 5 दिन की भारत यात्रा पर आई हैं। यह यात्रा भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से है। वह दिल्ली और बेंगलुरु में भारतीय अधिकारियों और वैज्ञानिक तकनीकी संस्थाओं से मुलाकात करेंगी और चर्चा का मुख्य फोकस होगा सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग जिसमें एआई, स्पेस, ऊर्जा आदि शामिल होगा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा रणनीति। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत अमेरिका व्यापार में कुछ तनाव चल रहा है। अमेरिका द्वारा रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, लेकिन भारत और रूस के संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। भारत क्वाड समिट 2025 की मेजबानी कराने वाला है, ठीक है। अब ये पीसीएस के लिए भारत अमेरिकी संबंध के रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक के रूप में, ठीक है। और जैसे भारत जो अमेरिका है भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए या फिर क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण साझेदार मानता है, ठीक है। हुगर की यात्रा में शेयर्ड इंडो पैसिफिक प्रायोरिटीज पर चर्चा होगी। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा विषय है। हायर टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन पे भी इसमें चर्चा होगी, ठीक है। चलिए अगली न्यूज को देखते हैं। इट इज़ essential to nurture inheritance and pass it on the future generations। ये खबर जो है भारतीय सांस्कृतिक धरोहर यूनेस्को, बाहरी मामलों की नीति और सांस्कृतिक कूटनीति से जुड़ी है। इसलिए यह पीसीएस, स्टेट पीसीएस मेंस के जीएस पेपर 1, 2, 4 और निबंध के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस न्यूज को अगर संक्षिप्त में देखा जाए तो एस जयशंकर जो हैं रेड फोर्ट में आयोजित यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी की बैठक में भाषण दिए, जिसमें उन्होंने कहा दुनिया तेजी से बहुध्रुवी हो रही है। ऐसे समय में गहरा बहुपक्षवाद की जरूरत है, यानी सब देशों का सहयोग। देशों के बीच आपसी सम्मान, सांस्कृतिक समझ और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण ही वैश्विक शांति और समृद्धि ला सकती है। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संवारना, सुरक्षित रखना और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। भारत पहले से ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का घर है। भारत ने दुनिया भर के कई विरासत संरक्षण परियोजना में योगदान दिया है। इस सम्मेलन में 150 से अधिक देशों ने की भागीदारी रही, ठीक है। वैश्विक परिदृश्य में कई शक्तियाँ इतिहास को अपने तरीके से दबाने या मिटाने की कोशिश करती हैं। इसका विरोध करते हुए मंत्री ने कहा कि दुनिया को अपने सांस्कृतिक विविधता और बहुलवाद की ओर लौटना चाहिए। उपनिवेशवाद के प्रभावों से आज भी सांस्कृतिक असंतुलन है, इसलिए कल्चरल रीबैलेंसिंग जरूरी है। अब पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का क्या महत्व है, ऐसा ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर यूनेस्को की भूमिका क्या है, या फिर भारत की आईसीएस सूचियाँ कौन सी हैं, ठीक है। भारत ने कई आईसीएस आइटम सूचीबद्ध कराए हैं, जैसे योग, नवरात्रि, गरबा, रामलीला, कुंभ मेला आदि। कल्चरल डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट पावर की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के जरिए सॉफ्ट पावर बढ़ा रही है। यह विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। मल्टीलैटरलिज्म एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड का भी मतलब इसमें देखा जा सकता है, जिसमें जयशंकर का बयान है दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। ऐसे में डीप मल्टीलैटरलिज्म अहम है। ये दोनों शब्द अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कोर कॉन्सेप्ट हैं। पीसीएस मीन्स जीएस 2 में अक्सर प्रश्न ऐसे आते हैं।
कल्चरल रीबैलेंसिंग का मतलब है कई देश इतिहास को अपने नज़रिए से पेश करती हैं, जिसे भारत ने कहा कि सांस्कृतिक पहचान को दबाने की प्रवृत्ति का विरोध जरूरी है। उपनिवेशवाद के बाद एक कल्चरल बैलेंसिंग की आवश्यकता है। यह विषय निबंध में भी आता है, कल्चरल हेरिटेज एंड ग्लोबल हार्मोनी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाउस पैनल में मीट इंडिगो एंड डीजीसीए ऑफिशियल्स ओवर मास कैंसिलेशन। ठीक है, देश के जो अलग अलग एयरपोर्ट्स पर हाल में इंडिगो द्वारा बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द की गई है। इससे यात्रियों को बहुत परेशानी हुई है। ठीक है, लगेज बुकिंग, कनेक्शन फ्लाइट, समय की बर्बादी आदि हुई है। तो इसलिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर, अब ये समिति जो है अब दो संस्थाओं के अधिकारियों को बुलाना चाहती है। पहले इंडिगो के और दूसरे डीजीसीए के। ठीक है, डीजीसीए है जो भारत की विमानन रेगुलेटर एक संस्था है। अब क्यों बुलाया जा रहा है, ताकि यह पता चल सके कि फ़्लाइट इतनी बड़ी संख्या में क्यों रद्द की गई। यह क्या एयरलाइन ने कोई तैयारी या चेतावनी पहले से नहीं दी, या फिर क्या डीजीसीए ने नियम लागू करने से पहले सभी स्टेक होल्डर से बात की थी। दो दिशाओं में जांच करने के लिए यह समिति कहा है कि जांच दो भागों में होगी। पहला इंडिगो से सवाल करेगी या दूसरा डीजीसीए से सवाल करेगी। इंडिगो से सवाल करेगी कि क्यों उड़ानें रद्द की गई, क्या उनके पास पर्याप्त पायलट नहीं थे, क्या वे नियम लागू करने से पहले पायलट भर्ती कर सकते थे, ऐसा। और डीजीसीए से सवाल करेगी कि नए फ्लाइट्स जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है, नियम लागू किए जाएं। इन नियमों के तहत अब पायलटों की साप्ताहिक ड्यूटी लिमिट करके 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे की गई, ताकि फेटिक को प्रतिबंधित किया जा सके, थकान को। यह समिति यह देखेगी कि डीजीसीए के नियमों को लागू करते समय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कंसल्टेशन और एयरलाइन से चर्चा की या नहीं। अब इंडिगो को क्या छूट मिली है। डीजीसीए ने इंडिगो को 10 फरवरी तक पायलटों के लिए नए नियम के पालन में एक टेम्परेरी रिलैक्सेशन दी है, लेकिन इसके बावजूद भी फ्लाइट कैंसिलेशन बढ़ गई है। ठीक है, चलिए ये न्यूज यही थी। अब लिखा है पार्लियामेंट टू टेक अप डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म दिस वीक। ठीक है, अभी आप लोगों को पता होगा कि जो वंदे मातरम है उसकी 150वीं एनिवर्सरी आज 8 दिसंबर को थी। तो जो एसआईआर फॉर्म है, यानी कि जो चुनाव में सुधार किए जा रहे हैं, उनमें आज डिबेट होगा हमारे पार्लियामेंट में। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, क्योंकि ये लगातार हम न्यूज़ इसके बारे में पढ़ रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। हुमायूं कबीर सिक्स टाइज अप विद AIMIM, ISF, लेफ्ट और कांग्रेस। ठीक है, हुमायूं कबीर जो हैं वे एक तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हैं। अब वो अपनी पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये इसके बारे में बताया गया है। अब वो जिन पार्टियों से गठबंधन चाहते हैं उनमें बताया गया है कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और ISF यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट और लेफ्ट फ्रंट यानी CPIM आदि और कांग्रेस। उनका कहना है कि सभी पार्टियां मिलकर बीजेपी और TMC दोनों के खिलाफ लड़ें। अब ये मुद्दा क्यों उठ रहा है। हाल ही में कबीर ने बंगाल के एक मस्जिद के फाउंडेशन स्टोन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद वे AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी से भी मिले। उन्होंने ओवैसी को 22 दिसंबर को आयोजित अपने कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया है, जहां वे अपनी नई पार्टी की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनी सीनियर बीजेपी लीडर्स टेक पार्ट इन मैसिव भागवत गीता चांटिंग असेंबली इन कोलकाता। ठीक है, अब ये धर्म राजनीति या फिर वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स या फिर पब्लिक मोबिलाइजेशन, मास गैदरिंग या फिर कल्चरल इवेंट्स एज ए पॉलिटिकल टूल के मुद्दों से संबंधित ये न्यूज है। इसमें क्या हुआ है, कोलकाता में एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हुआ जिसमें 5 लाख लोगों के थे गीता पाठ पढ़े हैं, यानी 5 लाख लोगों द्वारा सामूहिक गीता पाठ की चैंटिंग की गई है। इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित हुए थे, साधु संत थे और बंगाल के कई वरिष्ठ बीजेपी नेता आए थे। किसने आयोजित किया था। कार्यक्रम का आयोजन सनातन संस्कृति सांसद नामक संगठन ने किया। यह संगठन विभिन्न मठों और धार्मिक संस्थाओं में साधु संतों का समूह है। ठीक है, चलिए इस न्यूज़ को ज़्यादा नहीं देखेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
राजनाथ अनवेल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये खबर जो है पीसीएस की दृष्टि के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी, BRO स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यह सब GS पेपर 3 यानी कि सिक्योरिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत चीन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास एक बड़ा मुद्दा है। लद्दाख, अरुणाचल, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में सड़क, पुल, सुरंगों का निर्माण सामरिक दृष्टि से बहुत अहम है। परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ BRO, या फिर इंडिया बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, या फिर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम आदि। अब क्या हुआ है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार की गई 118 नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं सामरिक सड़कें, पुल, सुरंगें, हेलीपैड, एयरफील्ड सुधार, सीमा गांवों के लिए कनेक्टिविटी आदि। और कुल लागत क्या है? 3,500 करोड़ इसकी लागत है। राजनाथ सिंह ने क्या कहा है? चीन और पाकिस्तान से जुड़े दोहरे फ्रंट को देखते हुए भारत सीमा पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में BRO का बजट कई गुना बढ़ाया है। तेज निर्माण के लिए BRO को नई तकनीकें दी गई हैं, जैसे प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, कट एंड कवर टनल, डिजिटल सर्वे आदि। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से सीमा गांवों को बसने योग्य और मजबूत बनाया जा रहा है। इसका सामरिक महत्व क्या है कि चीन से टकराव की स्थिति में सेना की आवाजाही तेज होगी, अत्यंत दुर्गम इलाकों तक त्वरित सप्लाई होगी, सीमा गांवों को मजबूत करने से आइज एंड ईयर्स ऑफ इंडिया बनेगी। ये लद्दाख अरुणाचल सेक्टर में भारत की स्थिति मजबूत होगी। ठीक है, अगर हम देखें BRO के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, जिसका काम है सीमा सड़कों, ब्रिज, टनल्स का निर्माण करना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स यानी सीमा गांवों में विकास करना। 118 प्रोजेक्ट हैं जो कि 3500 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं। ठीक है, अब है प्रोटेक्ट हिमालयाज, BJP लीडर क्रिटिसाइज उत्तराखंड गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये हिमालयन इकोलॉजी, लैंडस्लाइड ओवर टूरिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि GS पेपर 1, GS पेपर 3 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चार धाम यात्रा, सुरंग परियोजनाएं, बाढ़ भूस्खलन, संवेदनशील हिमालयी राज्यों में ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और ये पर्यावरण विकास बनाम विकास की बहस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। BJP के एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो कि भुवन चंद्र खंडूड़ी के बेटे मनोज खंडूड़ी हैं। वो कहे हैं कि उत्तराखंड सरकार तेजी से बड़े निर्माण कार्य कर रही है, इससे हिमालय का पर्यावरण गंभीर खतरे में है। डेवलपमेंट ठीक है, लेकिन पर्यावरण संतुलन दुर्बल न किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिक सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से भूस्खलन बढ़ रहे हैं। चारधाम के मार्गों पर अनियंत्रित निर्माण विनाशकारी हैं। उन्होंने किन समस्याओं पर ध्यान दिलाया? सुरंग परियोजनाओं पे, अत्यधिक पर्यटन दबाव पे, कटाई खुदाई से बढ़ते लैंडस्लाइड, नदियों की दिशा बदलना, ग्लेशियर क्षेत्रों में निर्माण का खतरा बढ़ना। उन्होंने सरकार से कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर स्मार्ट डेवलपमेंट किया जाए। हिमालय केवल उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया का धरोहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।